नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अपना जो टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि और डिस्काउंट को भी हमने साथ में जोड़ लिया था और इस टॉपिक के हमने अब तक 90 क्वेश्चन हल कर लिए थे। आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से, 91 से, और लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब अगले जो क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे, सभी का लेवल आपको बेहतरीन मिलेगा और आपको पढ़ने में निश्चित रूप से मजा आएगा। तो देखो भी क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में आपको बताया कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को 25% बट्टा देता है। डिस्काउंट कितना दिया अभी उसने? 25% का डिस्काउंट दिया है, परंतु वह स्मगलिंग की वस्तुएं बेचता है, इसलिए क्रय मूल्य का 10% वह रिश्वत और देता है। भाई स्मगलर है, इसलिए 10% उसे क्या देनी पड़ रही है? रिश्वत देनी पड़ रही है। ठीक है। अंकित मूल्य ज्ञात करो। एमआरपी हमसे पूछा गया है। अगर वह 9 सही 1/11% लाभ कमाना चाहता है और वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 रुपए है, 2500 रुपए है, उन वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना रुपए है? 2500 रुपए है। तो देखो भी, सबसे पहले तो मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए थे, वो आप ध्यान में होंगे आपके, आपने रिपीट किया होगा। सीपी और एमआरपी के लिए, सीपी और एमआरपी के लिए मैंने आपको बताया था। सीपी के लिए क्या बताया था भी? सीपी के लिए होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और एमआरपी कैसे ज्ञात करेंगे? 100 प्लस प्रॉफिट, यही बताया था। अब देखो बच्चों, यहां पर हमारे पास जो परसेंट है वो परसेंट हमें दिए गए हैं। यहां 25% का डिस्काउंट है और ये है 9 से 1/11%, यानी मिक्स फ्रैक्शन में है, मिश्र भिन्न के रूप में है। तो ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना है? हमें वहां पर जो मिश्र भिन्न है उसको साधारण भिन्न में बदलकर जोड़ना है। तो आप देखेंगे यहां पर सबसे पहले 25% का डिस्काउंट, तो ये तो हो गया हमारा 100 माइनस 25, और ये हो गया हमारा 100 प्लस 9 सही 1/11%। कोई दिक्कत? यहां तक आपको शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब आप देखेंगे कि इस 100 का मतलब तो होता है प्यारे बच्चों 1। मैंने बताया था आपको 100 का मतलब, 100% का मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो ये तो हो गया हमारे कितना? 1, और 25% का मतलब हो गया 1/4। तो इधर तो आया 1 माइनस 1/4, और ये हो गया हमारा 1 प्लस 9 सही 1/11 का मतलब 1/11। इसको हम और कैलकुलेट करें तो ये हो गया 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो ये हो गया 3/4, और इधर 11 एकम 11 और 1 12/11। आप 3 से इसको कैंसिल कर दें, ये कैंसिल होगा कितनी बार? 4 बार। ये 11 इधर होगा तो 11/4 गुणा 4 16। हमारे पास सीपी और एमआरपी का जो रेशियो आया वो क्या है? 11/16। इतनी कैलकुलेशन आपको समझाने के लिए मैंने की है, बाकी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की शुरुआत यहां से करता। 1 में 100 का मतलब 1 होता है, तो 1 माइनस 1/4 लिखता, और इधर 1 प्लस 1/11, और ये कैलकुलेशन यहां तक आपको करनी है। अगर सीपी 11 यूनिट है तो फिर जो एमआरपी है वो कितने यूनिट है? 16 यूनिट है। अब देखो, आपसे बोला है कि क्रय मूल्य का 10% वह क्या देता है? रिश्वत देता है। क्रय मूल्य कितना है हमारा? क्रय मूल्य है 2500 रुपए। तो 2500 रुपए जो है इसका 10% वह रिश्वत देता है। तो 2500 का 10% यदि हम 2500 में जोड़ दें तो हमें यहां से टोटल जो उसके द्वारा दी गई राशि है उसके बारे में पता लग सकता है। 2500 में हमने 2500 का 10% जोड़ दिया, तो ये हो गया हमारा 2500, और 2500 का 10% कितना होगा भी? 250। 2500 का 10% कितना होता है? 250। इन दोनों को यदि हम ऐड करें, जोड़ें, तो ये हमारा कितना होगा? 2750। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में जो स्मगलर है उसने 2500 रुपए में तो खरीदा, और उसके बाद 10% राशि उसने रिश्वत के लिए दी, तो उसके द्वारा दी गई राशि टोटल कितनी होगी? टोटल होगी 2750 रुपए। 2750 रुपए उसने टोटल उस सामान के लिए पैसे दे दिए, मूल्य के रूप में और रिश्वत के रूप में। और ये 2750 जो है ये उसका सीपी है। हमारे हिसाब से सीपी कितने यूनिट था भाई? 11। क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 2750, यानी 11 यूनिट जो है वो उसकी वैल्यू हमारी कितनी है? 2750 है। और हमें कितने यूनिट का मान चाहिए? हमें चाहिए इस 16 यूनिट का मान, क्योंकि हमसे पूछा है क्या? अंकित मूल्य ज्ञात करो। अंकित मूल्य पूछा है, तो इधर देखो 11 का कितना गुणा है अभी? 2750।
250 से गुणा कर रहा है, 250 से यदि 11 को गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 2750 आएगा। तो इधर भी हम 16 को गुणा कर दें किससे 250 से 250 से, जब 16 250 से गुणा होगा तो ये आएगा हमारा कितना 4000 रुपए। इसका मतलब वह जो वस्तु थी उसका जो MRP है वो कितने रुपए होगा 4000 रुपए होगा। आप कोई भी एक ऑप्शन जो है वो 4000 रुपए बना लेंगे। ऑप्शन में यहाँ थोड़ी मिस्टेक अभी, तो यहाँ पर हमारे पास जो MRP आया वो कितने रुपए आया 4000 रुपए आ गया। दोबारा समझ ले एक बार, आपको क्या करना है सबसे पहले सीपी और MRP का रेशियो ज्ञात करना है। सीपी और MRP का रेशियो ज्ञात करने के लिए ऐसे पहले भी काफी क्वेश्चन आ गए जहां पर हमने सीपी के लिए 100 माइनस डिस्काउंट और MRP के लिए 100 प्लस प्रॉफिट का उपयोग किया था। तो यहाँ डिस्काउंट 25% है तो हमने 100 माइनस 25 किया। यहाँ प्रॉफिट है 9 से 1/11% तो हमने प्लस किया 9 से 1/11%। 100 का मतलब 1 होता है, 25% का मतलब 1/4, तो 1 में से 1/4 माइनस कर दिया। कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हमने ये प्रोसेस लगाई है। बाकी आप यदि इसको साधारण मीन में बदल के गुणा करके पूरी फॉर्मेशन से काम करेंगे तो भी आंसर तो यही आना है। फिर यहाँ पर 9 से 1/11 की फ्रैक्शन 1/11 होती है तो 1 प्लस 1/11 हमने यहाँ देखा 4 एकम 4, 4 में से गया 3/4, इधर 11 एकम 11 और 1 जोड़ा तो 12/11, 3 से इधर कैंसिल किया तो 4 बार, 4 को 4 से गुणा करोगे तो ये 16 और 11 इधर गुणा हुआ 11:16 जो हमारा वो सीपी और MRP का रेशियो है। और क्वेश्चन के हिसाब से सीपी कितना है वो हमें ज्ञात करना पड़ेगा क्योंकि 2500 रुपए तो उसने सीपी बताई है लेकिन 10% की उसने रिश्वत दी है, तो टोटल सीपी कितना हो गया 2750 रुपए। 11 यूनिट का मान जब 2750 रुपए है तो फिर 16 यूनिट का मान कितना होगा 4000 रुपए। इस तरीके से आपको ऐसे प्रश्नों की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको बताया कि जब भी क्वेश्चन के आंसर में यदि वो हमसे परसेंट के बारे में रिजल्ट चाहे तो फिर हमें राशि का उपयोग नहीं करना पड़ता है, बिना राशि का उपयोग किए भी हम आंसर ले सकते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, एक वस्तु को 1170 रुपए में बेचकर एक आदमी 10% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। 1170 में बेचा और फिर उसने 10% का तो उस पर बट्टा दिया था और फिर भी 30% का उसने लाभ कमाया है। अगर बट्टा ना दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, अगर बट्टा नहीं दें तो लाभ कितना होगा, ये हमसे पूछा है। तो आप देखो भी 1170 रुपए जो एसपी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसका हमें यहां पर उपयोग करने की जरूरत ही नहीं है। आप देखो मैंने आपको बताया कि सीपी और MRP, सीपी और MRP का रेशियो कैसे ज्ञात करेंगे। सीपी के लिए होता है 100 माइनस डी और MRP के लिए जो होता है वो होता है 100 प्लस पी। क्लियर? तो आप देखें सीपी के लिए हो गया 100 माइनस डी, डिस्काउंट कितना है 10 का है अभी, और इधर MRP के लिए हो गया 100 प्लस पी, प्रॉफिट कितना है अभी 30% यानी 30 का है। तो ये तो हो गया 90 और ये हो गया कितना 100 प्लस 30 130। अब वो आपसे बोल रहा है कि अगर बट्टा ना दिया होता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। आप यहां पर एक बात समझिए, उसने MRP पर कुछ बट्टा दिया था और वो बट्टा देने की वजह से उसे लाभ जो हुआ, प्रॉफिट जो हुआ वो 30% था और बट्टा कितना था 10% का। अगर वो बट्टा नहीं देगा तो इसका मतलब वस्तु जो है वो MRP पर बेचेगा, यानी जो उसका अंकित मूल्य है उसी पर बेचेगा, यानी कि वो वस्तु कितने में बेचेगा 130 में ही बेचेगा, यानी 90 में खरीदा और 130 में ही बेच दिया। क्यों 130 में क्यों बेच रहा है? क्योंकि वह डिस्काउंट नहीं देना चाहता, बट्टा नहीं देना चाहता, इसलिए 130 में बेच दिया। तो 90 की वस्तु 130 में बेचेगा तो निश्चित रूप से लाभ कितना होगा अभी 40 का होगा, और 40 का लाभ किस पर होगा 90 पर होगा। ये हो गया 4/9। 1/9 जो होता है वो होता है 11 से ये 1/9, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको 11 से 1/9 को, क्योंकि 1/9 है जो है उसका परसेंट होता है 11 से 1/9। तो ये हो गया 11 चौक 44 और 4 एकम 4/9%। अगर वह डिस्काउंट नहीं देगा तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा भी, उसका प्रॉफिट होगा 44 से ही 4/9% का प्रॉफिट होगा, जो कि हमें यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में दिया गया था। यहाँ पर आपको जो राशि दे रखी है 1170 रुपए, उसका उपयोग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। उसी प्रकार का ये प्रश्न है, जैसा अभी आपने हल किया उसी प्रकार का ये भी प्रश्न है। इस प्रश्न में आपको देखो क्या दिया गया है भी, इस प्रश्न में आपको दिया है कि एक वस्तु को 15,600 रुपए में बेचकर
एक आदमी 8% का बट्टा देता है और 19.6% का लाभ कमाता है। अगर बट्टा ना दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यदि हमारे पास यहाँ पर सीपी और एमआरपी का रेशियो हो तो फिर हम आसानी से लाभ परसेंट ज्ञात कर सकते हैं। 15,600 रुपए का आपको कहीं भी कोई उपयोग नहीं करना है। आपको पता है यहाँ हम सीपी ज्ञात करेंगे और यहाँ लिखेंगे एमआरपी। सीपी और एमआरपी का रेशियो चाहिए। 8% का बट्टा है तो ये हो गया 100 माइनस 8, और इधर जो एमआरपी है वो है हमारा कितना 100 प्लस प्रॉफिट 19.6। भाई यदि हमारे पास जो परसेंट है वो सिंपल फॉर्मेशन में है तो हम डायरेक्ट 100 में जोड़ देंगे और 100 में से घटा लेंगे। यदि मिश्र भिन्न के रूप में होंगे तो फिर हम फ्रैक्शन का उपयोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 92 और ये हो गया हमारा 119.6। कहने का मतलब ये है यदि सीपी हमारा 92 है तो एमआरपी हमारा है 119.6 रुपए, और वो कह रहा है कि बट्टा ना दिया जाए। आपको पता है बट्टा किस पर देते हैं, एमआरपी पर, और एमआरपी पर बट्टा हमें देना ही नहीं है। यदि हमें बट्टा नहीं देना है तो इसका मतलब हमें वस्तु को कितने में बेचना है, 119.6 में बेचना है। तो यहाँ से यदि हम देखें तो हमें कितना लाभ होगा भी, 19.6 का लाभ, और इधर 8 और जोड़ दो। 19.6 में यदि 8 जोड़ोगे आप तो ये हो गया 27.6 का लाभ हो गया। और ये लाभ किस पर हुआ, 92 पर, 92 पर, और परसेंट में बदलने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दो भी, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। आप देखोगे यहाँ पर कि ये पॉइंट हटाया और हमने एक जीरो यहाँ से कैंसिल कर दी। इसके बाद यदि हम यहाँ पर भाग लगाएं, आप देख लो वैसे ही भाई 3 से गुणा करोगे 3 दूनी 6 और 3 से 3 नाम 27, यानी ये डायरेक्ट कितनी बार कैंसिल हो गया, अभी 3 बार कैंसिल हो गया। और 3 को 10 से गुणा करोगे तो ये कितना आ गया, 30%। यानी कि हमें जो प्रॉफिट मिला वो कितने परसेंट मिला, 30% का प्रॉफिट मिल गया यदि हम कोई भी डिस्काउंट यहाँ पर नहीं देते। क्लियर? तो शायद आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन और है इसी प्रकार का, वो क्वेश्चन भी आप फटाफट से एक बार हल करें। भी क्वेश्चन को आप फटाफट से एक बार हल करने की कोशिश करें। देखो भी क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक वस्तु को 1170 रुपए में बेचकर एक आदमी 10% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। 10% का बट्टा दे रहा है और 30% का लाभ कमा रहा है। अगर बट्टा 5% हो तो लाभ परसेंट। यहां पर वो बट्टा दे रहा है। पिछले, इसका तो उपयोग हम यहां भी नहीं करेंगे। पिछले जो 2 क्वेश्चन आपने देखे उन दोनों प्रश्नों में आपने देखा कि कोई बट्टा नहीं दे रहा था, लेकिन यहां पर जो बट्टा दे रहा है वो 10% की जगह कितने का बट्टा दे रहा है, 5 का। तो पहले तो हमें वही सीपी और एमआरपी का रेशियो चाहिए। सीपी और हमें एमआरपी का यहाँ पर रेशियो चाहिए भी। सीपी के लिए हमारा होगा 100 माइनस बट्टा 10 का था 10, और एमआरपी होगा हमारा 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 30। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना 90 और ये हो गया 130। क्लियर? सीपी हमारा 90 है और एमआरपी जो है हमारा वो कितना है 130 है। अब वो कह रहा है कि 5% का बट्टा देना है। पहले कह रहा था कि कोई भी बट्टा नहीं देना है, अब हमें 5% का यहाँ पर बट्टा देना है। यदि हमें यहाँ पर 5% का बट्टा देना है तो हम देखेंगे कि 130 की जो वस्तु है उसका 5% कितना होगा, वही तो हमारा डिस्काउंट होगा। तो 130 का 5% यदि हम ज्ञात करें यहाँ से तो 5 से 2 बार कैंसिल, ये हो गया 6.5, 6.5 रुपए या 6.5 यूनिट जो है वो हमारा क्या होगा, डिस्काउंट होगा। तो 130 में से आप माइनस कर दो कितना भी, 130 में से आप माइनस कर दो 6.5। यदि 130 में से 6.5 माइनस करोगे तो ये आएगा 123.5। यानी कि वह जो वस्तु है उसको 5% का बट्टा देने के बाद हम कितने में बेचेंगे, 123.5 में बेच देंगे। 90 में खरीदा और 123.5 में हम बेच रहे हैं। तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ, हम देखेंगे कि यहाँ हमें जो प्रॉफिट हुआ वो हो गया 33.5 का, और 33.5 का प्रॉफिट किस पर हुआ है अभी, 90 पर। परसेंट में बदलने के लिए कितने से गुणा करते हैं, 100 से। 0 कैंसिल, यहाँ से पॉइंट हटाया तो एक 0 और कैंसिल। आप यहाँ पर भाग लगाएंगे, 9 का भाग लगाओ भी, 9 या 27, 3 बार भाग पूरा गया। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर 6 रह गया और 65 हो गया, 9 7 63 और 2 रह गया 2/9, यानी कि 37 सही 2/9% जो है वो हमारा क्या है भी, प्रॉफिट है। तो यहाँ जो रिजल्ट आया ये आ गया हमारा 37 सही 2/9% का प्रॉफिट।
इस तरीके से आपको ऐसे प्रश्नों की कैलकुलेशन करनी है और हमें यहाँ पर किसी भी हालत में जो राशि दे रखी है उसका उपयोग नहीं करना है। कैलकुलेशन आप बिना जो हमें राशि दी गई है उसका उपयोग किए ही कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका बेसिक फॉर्मेट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब हम इस पर क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक दुकानदार जो है 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है। टोटल कितनी होगी? 8 वस्तुएं। ठीक है, वह 20% बट्टा और देता है, 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और दे रहा है। 5 की खरीद पर 3 फ्री दे रहा था तो कुछ बट्टा तो यहां से दिया और फिर 20% का बट्टा और दे रहा है, फिर भी 25% का वो क्या करता है भी लाभ कमाता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। अनुपात ही यदि हमें ज्ञात करना है वो तो बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। पहले तो आप अनुपात ज्ञात करना ही सीखें, फिर मैं इसका बेसिक बताऊंगा। अभी आपको मैंने बताया था कि ये सीपी हमारा और ये हमारा एमआरपी। ठीक है, तो सीपी के लिए मैंने क्या बताया था? 100 माइनस डिस्काउंट और एमआरपी के लिए 100 प्लस प्रॉफिट। तो आप देखेंगे 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट हमारा कितना है भी 20%, तो 100 माइनस 20 और ये जो एमआरपी है इसके लिए प्रॉफिट जोड़ना है, ये होगा हमारा 100 प्लस 25। तो हमारे पास यहां से जो रिजल्ट आया वो आ गया 80:125। अब आप यहां क्या करेंगे? टोटल जो वस्तुएं उसने टोटल कितनी वस्तुएं खरीदी थी, दुकानदार के पास कितनी वस्तुएं थी वो उसका सीपी है, और उसने डिस्काउंट के बाद फ्री देने के बाद कितनी बेची वो हमें यहां पर एमआरपी के रूप में काउंट करनी है। तो टोटल उसने 5 और 3 8 वस्तुएं खरीदी, तो सीपी में भाग लगा दो 8 का। ठीक है, और जो एमआरपी है उसमें भाग लगा दो उसके द्वारा जितनी वस्तुओं की कीमत वसूल की गई थी उसका, यानी 5 वस्तुओं की कीमत उसने यहां पर वसूल की है, 8 में से 5 पर वसूल की है। ठीक है, तो इधर आपने भाग लगाया 80 में, जब 8 का भाग लगाओगे तो ये आएगा हमारा कितना 10, और इधर यदि हम 125 में यदि 5 का भाग लगाएं तो ये आएगा 25। 10:25। यदि हम इसको कैंसिल कर दे 5 से तो ये 2 हो गया, और इसको भी कैंसिल करें तो ये 5 हो गया। इसका मतलब हमारा जो रिजल्ट आया यहाँ पर वो कितना आ गया अभी 2:5, और 2:5 हमें कहां पर दिया गया था? तीसरे ऑप्शन में दिया गया था। ये छोटी कैलकुलेशन है, एक तरीके से आप इसे थॉट प्रोसेस कह सकते हैं, शॉर्ट मेथड कह सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सीपी और एमआरपी जो तरीका मैंने आपको सिखा रखा है उस तरीके से सीपी और एमआरपी का रेशियो ज्ञात करना है। टोटल वस्तुओं का भाग सीपी में लगाना है, जितनी वस्तुओं की कीमत उसने वसूली यानी फ्री की वस्तुओं को हटा देना है, उसका भाग हमें एमआरपी में लगाना है, और यहां से हमें सीपी और एमआरपी का रेशियो मिल जाएगा। भाई बेसिक तरीका यह है कि 5 की खरीद पर 3 फ्री देता है तो एमआरपी टोटल वस्तुएं होगी 8, और टोटल 8 वस्तुओं का एमआरपी हो गया 80 रुपए, क्योंकि एक वस्तु जो है उसका एमआरपी हम कितना मान सकते हैं? एक वस्तु का एमआरपी हम मान सकते हैं 10 रुपए, तो टोटल 8 वस्तुओं का कितना हो गया? 80 रुपए एमआरपी हो गया अभी। ठीक है, उसने यहां पर 3 फ्री दे दी है, इसका मतलब उसने पैसे कितनी वस्तुओं के लिए? 5 वस्तुओं के, तो उसके द्वारा जो पैसे लिए गए वो कितनी वस्तुओं के लिए गए? 5 वस्तुओं के, यानी 50 रुपए लिए गए। लेकिन फिर दोबारा से वह एक डिस्काउंट और दे रहा था, वो भी 20% का, तो यहां पर आप 20% का डिस्काउंट और देंगे, यानी इसमें से 20% हम और माइनस कर देंगे, तो 50 का 10% 5 होता है, 20% 10 होता है, 50 में से 10 माइनस करोगे तो ये कितना आ गया? 40। तो एक्चुअल में जो उसका एसपी आया वो कितना आया भी? एक्चुअल में जो उसका एसपी आया वो कितना आया? 40 रुपए आ गया। यहाँ पर हमारे पास एमआरपी कितना था? 80 था, और एसपी कितना था? 40। लेकिन आप यहां पर देखेंगे कि वह 25% का क्या कर रहा है भी? लाभ भी कमाता है। 25% की फ्रैक्शन क्या होगी? 25% की फ्रैक्शन होगी प्यारे बच्चों 1/4, यानी 4 यदि हमारा सीपी है तो 1 का वो क्या उठा रहा है? यहाँ पे प्रॉफिट उठा रहा है। तो इसका मतलब उसका जो एसपी है वो कितना होगा? 4 और 1 5, दोनों को ऐड कर देंगे तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 5 होगा भी, और 5 का मान हमें कितना दिया गया है? 40 दिया गया है। 5 यूनिट का मान हमें कितना दिया गया है भी? 40 रुपए दिया है। हमें किसका मान चाहिए? सीपी का मान चाहिए, क्योंकि हमें रेशियो बनाना है किसका?
हमें यहाँ पर रेशियो चाहिए सीपी और एमआरपी का। तो यहाँ हमारे पास एमआरपी तो है लेकिन हमारे पास सीपी नहीं है, हमारे पास क्या है, एसपी है, सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस से हमें पहले क्या कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना पड़ेगा, सीपी ज्ञात करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, सीपी ज्ञात करेंगे। तो हमने देखा कि 25% का लाभ ले रहा है, 25% की फ्रैक्शन 1/4 यानी 4 पर 1 का लाभ, तो कितने में बेचा, 5 में। 5 का मान क्वेश्चन में 40 दे रखा है, हमें 4 का मान चाहिए क्योंकि हमें क्या चाहिए, सीपी चाहिए। तो 4 यूनिट का मान क्या होगा भी, जब 5 का मान 40 है, 8 गुना हो रहा है, तो 4 का मान कितना होगा, 32, 8 चौक 32। अब हमारे पास यहाँ पर सीपी भी है और एमआरपी भी है, हम रेशियो बना सकते हैं आसानी से। आप यहाँ लिखेंगे सीपी और यहाँ लिख देंगे हम एमआरपी। आप देखेंगे सीपी कितना है, 32 है, और एमआरपी कितना है हमारा, एमआरपी है हमारा 80, 32 अनुपात 80। 16 का भाग लगा दो, 16 दूनी 32, 16 पंजू 80, 2 अनुपात 5, और 2 अनुपात 5 जो है हमें यहाँ पर तीसरे ही ऑप्शन में दिया गया था। तो दोनों तरीके आपके पास, बेसिक तरीका भी है। बेसिक तरीका इसलिए मैंने बताया कि हो सकता है आप ये थॉट प्रोसेस भूल जाएं, तो आप कम से कम क्वेश्चन का आंसर तो थोड़ा टाइम लगाकर भी दे पाएं। इसलिए आपको ये बेसिक तरीका भी ध्यान में रखना है और आपको ये थॉट प्रोसेस भी ध्यान में रखनी है। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चनों को हल करेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 को आप एक बार फटाफट से हल करें। बेसिक तरीका लगाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर थॉट प्रोसेस का ही उपयोग करना है, जिससे कि आप फटाफट से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएं। आप देखेंगे कि एक दुकानदार जो है 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु फ्री देता है, टोटल हो गई 16, 15 + 1 16, और 4% का अतिरिक्त बट्टा देता है, फिर भी 35% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। आपको पता है ये यहाँ हम सीपी लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे एमआरपी। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और एमआरपी जो होता है वो होता है हमारा 100 प्लस प्रॉफिट। ये फॉर्मेट मैं कम से कम 20 बार आपको बता चुका हूं, आप इस फॉर्मेट को कंठस्थ दिमाग में सेट कर लें। बहुत सारे क्वेश्चन हम इस फॉर्मेट से ज्ञात कर रहे हैं। सीपी 100 माइनस डिस्काउंट होता है, एमआरपी 100 प्लस प्रॉफिट होता है, डिस्काउंट है 4% का, तो ये हो गया हमारा 100 माइनस 4, और ये हो गया हमारा 100 प्लस 35। यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो ये आ गया 96 और ये आ गया हमारा 135। ये रेशियो आने के बाद अब आपको वस्तुओं की संख्या का उपयोग यहां पर करना है। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, मैंने आपको बताया है कि यदि हमें सीपी में भाग लगाना है तो हम टोटल का भाग लगाएंगे। टोटल हो गई 15 + 1 16, तो सीपी में भाग लगा दो आप 16 का, और इधर जो हमारा एमआरपी है उसमें हम भाग लगाएंगे जितनी वस्तुएं उसने बेची, यानी 15 का, क्योंकि एक तो उसने फ्री में दी थी। तो 16 का भाग लगाएंगे, 16 6 की 96, और 15 का भाग लगाओगे, 15 9 135, 6 अनुपात 9। यदि 3 से इधर कैंसिल करोगे तो ये आएगा हमारा कितना, 2, और इधर भी कैंसिल करोगे तो 3। अंतिम जो रिजल्ट आया हमारा वो आया है 2 अनुपात 3, जो कि हमें यहाँ पर कौन से ऑप्शन में दिया गया है भी, चौथे ऑप्शन में दिया गया था। ऐसे क्वेश्चंस में एग्जामिनर गलत करवाने के लिए रेशियो को बदलता है। पहले ऑप्शन में 3 अनुपात 2 दे रखा है आपको, और लास्ट जो ऑप्शन है उसमें दिया है 2 अनुपात 3, यानी कि आप जल्दबाजी में क्वेश्चन का जो अनुपात जो आया वो गलत पढ़ें और आंसर भी गलत लगाएं। तो धैर्य से काम करना है। पहले नाम सीपी का था, पहले नाम क्रय मूल्य का है, तो पहले क्रय मूल्य का अनुपात लिखना है। बाद में नाम अंकित मूल्य का है, तो बाद में हमें अंकित मूल्य का ही अनुपात रखना है। अगर एग्जामिनर यहाँ पर इसको बदलता, पहले अंकित मूल्य बोलता फिर क्रय मूल्य बोलता, तो आपको भी उसी प्रकार से यहाँ पर रखना होता। पहले 3 रखते फिर 2, तब हमारा आंसर क्या होता, पहला ऑप्शन आंसर होता। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा फॉर्मेट। अगर समझ में आ गया तो फटाफट से इस क्वेश्चन को उड़ा दें भी। आप फटाफट से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दें, और ज़्यादा नहीं, विदिन 10 सेकंड 10 सेकंड में क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, आपको यदि थॉट प्रोसेस समझ में आ गई हो। देखें भी, क्वेश्चन में आपको बताया कि एक दुकानदार जो है 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 फ्री में देता है। तो 12 खरीदी और 4 फ्री में दी, 12 के खरीदने पर 4 फ्री दे रहा है। टोटल वस्तुएं कितनी है, 16 है। इसका भाग लगेगा सीपी में। तो एमआरपी में किसका भाग लगेगा, बेची गई वस्तुएं, यानी जिनकी कीमत उसने वसूल की है 12 का। क्लियर। तो अब यहां पर आप एक तरफ सीपी और एक तरफ एमआरपी, बात वही है, उसी तरीके से सॉल्यूशन करना है आपको। बट्टा दिया है कितने परसेंट का, 20% का डिस्काउंट है और 20% का ही लाभ है। तो 20 का डिस्काउंट हुआ तो इसका मतलब 80,
और MRP 20 का प्रॉफिट तो 120। 80 में किसका भाग लगाओगे, 80 में भाग लगाओगे 16 का, 12 और 4 16 का, और 120 में किसका भाग लगाओगे 12 का। लगाओ भाग भी, 16 पंजो 80 होता है। इधर ये 10 बार कैंसिल, इन दोनों को कैंसिल करोगे 1:2। अंतिम जो रिजल्ट आया हमारा वो आ गया 1:2, यानी कि CP और MRP का जो यहाँ पर रेशियो आया वो आ गया 1:2। इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। यहां तक का फॉर्मेशन निश्चित रूप से आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है, यहां से हमारा एक अलग फॉर्मेट शुरू होता है और बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार शानदार क्वेश्चन है। दोनों ही तरीके आपको इसका बेस भी बताया जाएगा और फिर डायरेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है वो बात भी मैं आपको यहां पर सिखाऊंगा भी। देखिए भी, क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक आदमी ने एक किताब 9% लाभ तथा एक पेन 13% लाभ पर बेचे। अगर वह किताब 13% और पेन 9% लाभ पर बेचे तो उसे 80 रुपए अधिक मिलते हैं, 80 रुपए ज्यादा मिलते हैं। किताब और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करो अगर वह दोनों को 20,000 रुपए में खरीदता है। दोनों को कितने में खरीदता है, 20,000 रुपए में। देखो भाई, पहले हमें दिया है बुक, और बुक कितनी 9% प्रॉफिट, तो बुक के लिए हो गया 9% बुक के लिए, प्लस एक पेन 13% लाभ, 13% किसके लिए भी, पेन के लिए। और क्या होता है, ना प्रॉफिट ना लॉस, कुछ नहीं हो रहा। फिर कह रहा है अगर वह किताब 13%, यानी जो बुक है उसको 13% बुक, प्लस पेन जो है उसको 9%, तो ऐसा होने से 80 रुपए अधिक मिलते हैं, यानी प्लस एक्स्ट्रा है क्या, 80 रुपए। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। अब आपसे पूछा है कि उनका क्रय मूल्य ज्ञात करो, और दोनों का जो क्रय मूल्य है वो हमें कितना दिया गया है, 20,000 रुपए। दोनों का दे रखा है, अलग अलग हमें बताना है। तो सबसे पहले तो आप यहां पर क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो है इनको माइनस कर लें। अगर आप घटाएंगे तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो 9 भी प्लस का है, 13 भी माइनस का है, तो माइनस का कितना आएगा, 4 भी। और इधर 13% जो है वो P जो है प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहाँ प्लस का कितना आएगा भी, 4% P, और यहाँ पर माइनस का क्या आएगा, 80। क्लियर। जब भी हम इस तरीके की इक्वेशन को माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो नीचे वाले जो इक्वेशन है उसके जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं, प्लस माइनस में हो जाता है और माइनस किस में, प्लस में। आप यहां से इन दोनों में से 4% जो है वो कॉमन ले सकते हैं। -4% आपने कॉमन लिया तो यहां तो रह गया B, और आप देखेंगे माइनस जब हमने बाहर ले लिया तो यहां माइनस आएगा, जिससे माइनस से माइनस गुणा होकर क्या बन जाए, प्लस बन जाए। ठीक है, तो ये B माइनस का और यहां आएगा P, और बराबर में क्या है भी, माइनस का 80। माइनस आपने यहां पर बाहर कॉमन ले लिया है, इसलिए अंदर यहां पर माइनस का चिन्ह आ रहा है। 4% आपने यहां से और यहां से दोनों से कॉमन ले लिया, तो उसको हमने बाहर रख दिया, तो इधर 4% का रोल खत्म। कॉमन लेने का मतलब होता है एक तरीके से भाग लगाना। ठीक है, अगर हम वापस से गुणा करेंगे तो -4% B से होगा, तो माइनस का 4% B, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4% प्लस का P। अब यहां से आप देखेंगे माइनस से तो ये कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस हमने क्या कर दिया, यहां पर कैंसिल कर दिया। अगर यहां हम देखें तो ये 4% उधर जाएगा, तो ये B माइनस P बराबर है 80। ये 4% उधर जाएगा तो भाग में जाएगा 4%, और आपको पता है जब परसेंट हटता है तो नीचे क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं, तो आप इसको लिखेंगे 80 × 100/4, क्योंकि परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, वो 100 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। आप देखेंगे 4 से कितनी बार कैंसिल होगा, 20 बार, और 20 को यदि हम 100 से गुणा करें तो ये हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 2000, और ये 2000 किसके लिए आया है, B माइनस P के लिए। बुक में से पेन यदि माइनस करें तो ये कितना आएगा, 2000 आएगा। और क्वेश्चन में हमें दिया है कि यदि दोनों को एक साथ देखें तो कितना है, 20,000। इसका मतलब तो ये हुआ कि यदि बुक प्लस पेन देखें तो वो तो कितना है हमारा, बुक प्लस पेन वो तो है हमारा 20,000, और बुक माइनस पेन देखें तो वो है हमारा कितना, 2000।
यहां से आप देखेंगे कि यदि हमें बुक चाहिए तो पेन को हम कैंसिल कर लें, बुक के लिए दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है और पेन के लिए दोनों का अंतर करके 2 का भाग लगाना है। ये सिंपल फॉर्मेट होता है। बाकी आप यहां से इसका पूरा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। आप देखेंगे P से P कैंसिल होगा, 2 बुक बराबर कितना हो गया 20 और 2 22,000, 2B का मान है 22,000, तो B का मान क्या होगा 2 का भाग लगा देंगे 11,000, B का मान क्या होगा 11,000 रुपए। वैसे आप B का मान ज्ञात करते ही आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें 11,000 हमें दिया गया था, तो इसका मतलब दूसरा जो रिजल्ट है वो कितना होगा, निश्चित रूप से 9,000 होगा। तो आंसर तो आप यहीं से लगा सकते हैं, आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बाकायदा आप यहाँ पर ऐसा कर सकते थे कि यदि हमें पेन के लिए चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे, 20,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो 20,000 में से 2,000 यदि हम माइनस करें तो ये कितना आएगा भी 18,000, और 18,000 में यदि 2 का भाग लगाएंगे तो फिर हमारा कितना आएगा 9,000 आएगा। इस तरीके से हम अलग अलग बुक के लिए और पेन के लिए राशि ज्ञात कर सकते हैं। ये है ऐसे प्रश्नों के लिए बेसिक फॉर्मेट। अब एग्जामिनर ने यहाँ पर एक छोटा सा हिंट आपको दिया था, और वो हिंट क्या था उस बात को ही आप यहाँ पर समझेंगे भी। आपने देखा कि यहाँ पर हमें 9% दिया गया था, फिर 13% दिया गया था। अगली जो इक्वेशन है उसमें हमें दिया गया था 13% और 9%, यानी कि परसेंट जो है वो केवल बदले जा रहे हैं, आपस में क्या किए जा रहे हैं भाई, बदले जा रहे हैं। 9 पहले यहाँ था, फिर ये पेन के साथ आ गया, 13 पहले पेन के साथ था, ये किसके साथ आ गया, बुक के साथ। परसेंट को केवल चेंज किया जा रहा है, और जब इस तरीके से परसेंट को चेंज करने की स्थिति हो तो आप यहाँ पर फिर ये पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। आपको ये जो आगे वाली जो कैलकुलेशन है ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप क्या करेंगे वो आप यहाँ पर समझ लेंगे। देखो भाई, आप सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे। जो परसेंट हमें क्वेश्चन, वो लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको, ये फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं थी। आप यही क्वेश्चन में देखते 9%, 13%, 13%, 9%, हमें डायरेक्ट अंतर करना होता। हम डायरेक्ट यदि यहाँ पर अंतर करते तो 13% और 9% का हम डायरेक्ट अंतर करते तो ये कितना आता भी 4%। ठीक है, 13 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा 4%, और इस 4% की वैल्यू हमें यहां पर दी गई है। कितनी दी गई है 80। 4% की वैल्यू हमें 80 दी गई है, तो 80 में 4 का भाग लगाते और मल्टीप्लाई करते कितने से 100 से। 4 से इसको कैंसिल करते ये कितना आता 20, और 20 को यदि 100 से गुणा करोगे तो ये क्या आ गया 2000। तो हमें यहां से डायरेक्ट डिफरेंस मिलता, B माइनस P की वैल्यू जो हमें यहाँ पर 2000 मिली थी, ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये जो 2000 मिली थी कैलकुलेशन के बाद, वो कंडीशन आप यहाँ पर डायरेक्ट ले सकते थे। और वो भी कैसे, आपको इन दोनों परसेंट का अंतर करना था, और अंतर करने के बाद जो राशि हमें यहाँ पर बढ़ाकर बताई गई थी उस राशि में उस अंतर का भाग लगाते और 100 से मल्टीप्लाई करते। जैसे ही हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास रिजल्ट आता 2000। ये जो रिजल्ट आता ये उन दोनों का डिफरेंस होगा। क्या होगा डिफरेंस, क्योंकि हमने यहाँ पर दोनों का क्या लिया है डिफरेंस। तो B माइनस P जो होता है यहाँ पर, वो B माइनस P हमारा कितना होता 2000, और B प्लस P हमारा कितना है 20,000। तो यहाँ हम डायरेक्ट इस कैलकुलेशन पर पहुँचते। तो बीच की जो ये हमने इतनी कैलकुलेशन की है माध्यमिक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए, वो हमें करने की ज़रूरत नहीं थी। हम डायरेक्ट ही यहाँ से क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते, इसी पॉइंट से स्टार्ट करते, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी आपको, और यहीं से स्टार्ट करके और डायरेक्ट हम यहाँ पर पहुँचते। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों का हमें सॉल्यूशन करना है। तो एक क्वेश्चन और देखिए आप, और अब आप यहाँ इस प्रश्न में डायरेक्ट ही सॉल्यूशन करेंगे। पूरा फॉर्मेशन जो है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देखोगे आपको दिया है कि एक आदमी ने एक किताब और एक पेन 2500 रुपये में खरीदा। दोनों का जो टोटल है वो हमें दे रखा है, एक बुक और एक पेन, यानी B प्लस P की वैल्यू जो हमें दी गई है क्वेश्चन में वो कितने रुपए दी गई है 2500, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में 20,000 दी गई थी। वह किताब को 13% लाभ तथा पेन को 17% लाभ पर बेचता है। 13 फिर 17,
फिर कह रहा है अगर वह किताब को 17% और पेन को 13% लाभ पर बेचे तो उसे 8 रुपए अधिक मिलते हैं। फिर 17 और 13% दोनों ही फॉर्मेट में समान है, केवल उनको चेंज कर रहा है। तो हम क्या करते, हम डायरेक्ट परसेंट का अंतर करते, हम अंतर करते 17 माइनस 13 करते, अंतर आता 4% का, और 4% के बराबर कितने रुपए दिए हमें, 8 रुपए दे रखे हैं। हमें 100% का मान चाहिए, तो हम 8 में 4 का भाग लगाते, मल्टीप्लाई करते कितने से, 100 से। 4 से कैंसिल होता है ये 2 बार, और ये आ गया 200। ये 200 जो आया ये क्या है हमारा, ये है हमारा b माइनस पी। हमारे पास b प्लस पी है, यानी दोनों का टोटल भी है और दोनों का डिफरेंस भी है। जब दोनों ही कंडीशन हमारे पास हैं तो फिर हम आसानी से आंसर ले सकते हैं। आपको पता है यदि हमें b प्लस पी जो है वो दिया है 2500 रुपये, और b माइनस पी जो है वो हमें दिया है कितना, 200 रुपये, तो यदि हमें b का मान चाहिए तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे। b के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे, यानी 2500 प्लस 200 बटा 2। यदि हम 2500 में 200 जोड़े तो ये हो गया 2700, और 2700 में यदि हम 2 का भाग लगाएं तो ये आएगा हमारा कितना, 1350। क्लियर। और यदि हमें p का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों का अंतर करके 2 का भाग लगाएंगे। 2500 में से माइनस करेंगे 200, 2500 में से 200 माइनस करोगे ये आएगा 2300, और 2300 में यदि हम 2 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 1150। बुक जो है वो है 1350, और पेन जो है उसकी कीमत है हमारी 1150। तो 1350 और 1150 जो है ये हमें यहाँ पर तीसरे ऑप्शन यानी सी ऑप्शन में दिए गए थे। इस तरीके की कैलकुलेशन रखनी है। ऐसे प्रश्नों में आपको पूरा क्वेश्चन हल नहीं करना है। और ये हमने क्यों किया, इसका रीजन आपको मैंने फर्स्ट में बता दिया है बेसिक से, और फिर अब डायरेक्ट आप ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100। फटाफट से आप इस क्वेश्चन को भी हल करें। आप हल करेंगे भी इस क्वेश्चन को। देखिए भी, एक आदमी ने 1600 रुपए में 2 साइकिल खरीदी। उसने पहली साइकिल को 10% तथा दूसरी साइकिल को 20% लाभ पर बेचा। अगर वह पहली को 20% तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचे तो उसे 5 रुपए ज्यादा मिलते हैं। दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य ज्ञात करो। आपको मैंने बताया टोटल हमें दिया है C1 प्लस C2, 2 साइकिलें हैं भी, टोटल हमें दिया है 1600। पहले 10% था, फिर 20%, फिर 20% था, 10%। डायरेक्ट डिफरेंस करो आप, 20% में से 10% माइनस करोगे तो ये आएगा 10%, और इस 10% की वैल्यू कितनी है, 5 रुपए। तो 5 में भाग लगाओ 10 का, गुणा करो कितने से, 100 से, ये हो गया कैंसिल, कितना आ गया 50। ये 50 किसकी वैल्यू आई भी, C1 माइनस C2 की। C1 प्लस C2 की वैल्यू हमें दी गई थी 1600 रुपए, और C1 माइनस C2 जो है वो हमारा कितना आ गया, 50 रुपीज। अब इसके बाद कुछ नहीं है, यदि C1 चाहिए तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाएं। 16 और 50 हो गया 1650। 1650 में यदि 2 का भाग लगाएंगे यह आएगा 825। क्लियर। यदि C2 की वैल्यू चाहिए तो दोनों का अंतर करो, 1600 में से 50 गए तो ये आ गया 1550, और 2 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा हमारा कितना, 775। 825 और 775 C1 और C2 की वैल्यू है, जो कि हमें यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में दी गई थी। तो यदि ये फॉर्मेट आपके दिमाग में क्लियर है तो ऐसे प्रश्न को आप 10 से 15 सेकंड में हल कर सकते हैं। कैलकुलेशन बिल्कुल आसान, डायरेक्ट आपको तो केवल डिफरेंस ज्ञात करना है, और डिफरेंस ज्ञात करते ही दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाएंगे प्लस वाली वैल्यू के लिए, और दोनों को जोड़कर दोनों का अंतर करके भाग लगाएंगे 2 का माइनस वाली वैल्यू के लिए भी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 में देखो भी, आपसे कहा गया है कि उत्कर्ष यादव एक पेन को 5% हानि व एक किताब को 15% लाभ पर बेचकर कुल 7 रुपये लाभ कमाता है। कुल लाभ कितना हो गया अभी, 7 रुपये का। अगर वह पेन को 5% लाभ व किताब को 10% लाभ पर बेचे तो 6 रुपये ज़्यादा कमाता है। ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, पहले 7 कमा रहा था, अब 6 ज़्यादा, यानी 7 और 6 13 कमाता है। किताब और पेन का मूल्य ज्ञात करो। आप देखें
पेन के लिए 5% हानि, तो -5% पेन के लिए। किताब को 15% लाभ प्लस 15% बुक के लिए इज इक्वल टू 7 रुपीज, 7 रुपये। पेन को 5% लाभ, 5% प्रॉफिट पेन के लिए, प्लस किताब को 10% लाभ, 10% बुक पर। ये यहां से लैंग्वेज आपको पकड़नी है। 6 रुपये ज्यादा कमाता है, 6 रुपये नहीं कमाता, 6 रुपये ज्यादा कमाता है। इसका मतलब पहले जितना कमा रहा था उससे 6 ज्यादा, पहले 7 कमा रहा था, 6 ज्यादा कमा रहा है। 7 और 6 कितना हो गया? 13। आप इक्वेशन को कैलकुलेट कर दें। देखिए भी, ये दोनों तो हो गए कैंसिल, क्योंकि माइनस का 5% और प्लस का 5% दोनों कैंसिल। यहां यदि हम देखें तो ये हो गया 10 और 15 25%। 25% बी जो है इसके बराबर कितना है? 13 और 7 20। तो यहां से हमें बी की वैल्यू मिलेगी। बी की वैल्यू यदि चाहिए, इसको हम देखेंगे, ये है 25% हटाए तो नीचे 100, और ये है बी बराबर कितना है? 20। तो बी यदि चाहिए तो 20 इंटू ये उधर जाएगा तो 100 ऊपर और नीचे कितना भी 25। और इसको यदि हम कैंसिल करें तो 25 से कैंसिल हो गया 4 बार, और 20 चौक कितना हो गया? 80। ये जो 80 आया ये किसकी वैल्यू है भी? बुक की वैल्यू। बुक की वैल्यू कितनी है? 80। अब हमें क्या चाहिए? हमें यहां पर चाहिए पेन के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो बुक की वैल्यू हमारी 80 आई है उसको हम दोनों में से किसी भी फॉर्मेट में रख देंगे। यदि हम इस फॉर्मेट में रखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले हमें दिया है 5% पी प्लस 10%, और बी की वैल्यू कितनी है? भी 80 है। तो 10% का मतलब हो गया 10/100 और इंटू 80, और बराबर में कितना है भी हमारा? 13। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो आप कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो गया अभी? 5/100 इंटू पी इज इक्वल टू 13 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 5। 5 से हमने 5 कैंसिल कर दिया, तो P बराबर कितना आ गया हमारा? P बराबर आ गया हमारा कितना? 100। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि P की वैल्यू 100 है और B की वैल्यू कितनी है? 80 है। तो आप देखेंगे कि जो हमारा रिजल्ट आया वो कौन सा है? बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस क्लास में आपको मजा आया होगा निश्चित रूप से, और जो फॉर्मेट मैंने बताया ऐसे और भी प्रश्न हम करेंगे अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।